घर खरीदना सबका एक अपना सपना होता है। कहावत है कि रोटी कपड़ा मकान ये सब बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं जो इंसान को अपनी लाइफ में चाहिए होती है। और पहले रिटायरमेंट के बाद लोग घर लिया करते थे, मतलब अप्रॉक्सीमेटली एज जो होती थी 55 से 60 ईयर की एज होती थी जब लोग घर लेते थे। लेकिन अब जैसे जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सामने आए और घर खरीदारी को अब इतना सिंप्लीफाई और इतना इजी कर दिया है कि अब लोग 25 से 44-45 की एज में भी घर खरीदारी कर रहे हैं। मैंने ये चेक किया कि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं वो इस ब्रैकेट में हैं, इस एज ब्रैकेट में हैं जो 25 से 44 ईयर्स की एज है। तो उनकी जो ज़रूरतें हैं वो कमेंट सेक्शन में मुझे पता लगी कि हम कैसे होम लोन लेंडर फाइनल करें, ये हमें थोड़ा सा बताइए। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। द प्रॉपर्टी मिश्रा शो आप देखना शुरू कर चुके हैं और मेरे साथ हैं जगपाल सांगवान जी। हम दोनों आपको मिलकर ये बताएंगे कि कैसे आपको अपना लेंडर फाइनल करना है। लेंडर आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक, एनबीएफसी, ये सब आपके लेंडर्स हैं जो आपको मनी बोरो करने में हेल्प करते हैं। हम दोनों मिलकर आपके सारे उन सवालों के जवाब देने वाले हैं जो आपको लेने से पहले समझ के लोन लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप उन सब होमवर्क्स को अच्छे से करने वाले हैं तो कभी भी आपको किसी भी टाइप का होम लोन लेने में अब दिक्कत नहीं आने वाली है। मैं आपको बताऊंगा कि आपको होम लोन किस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मोस्ट सुटेबल रहेगा, एचएफसी से रहेगा या एनबीएफसी से रहेगा। उससे पहले मैं आपको एक थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं कि सारे बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग बैंक्स, होम फाइनेंस कंपनीज एंड एनबीएफसीज ये रेगुलेटेड होती हैं आरबीआई से और एनएचबी से। एनएचबी नेशनल हाउसिंग बैंक, तो ये सब उनके नीचे आती हैं। एक प्री फ्रेम्ड रेगुलेशंस के अंदर ही ये काम करती हैं। तो एक सेफ्टी और प्रिकॉशन तो बायर को फर्स्ट स्टेप पे ही गवर्नमेंट की तरफ से थ्रू आरबीआई एनएचबी से ऑलरेडी मिल चुका है। अब हम बात करते हैं कि चॉइस, क्योंकि बहुत सारे बैंक्स और एचएफसीज है जो कि आज के दिन आपको लोन देने के लिए ऑलवेज अवेलेबल हैं। तो कस्टमर को थोड़ा सा ये डिसाइड करने में मुश्किल होता है कि मेरे लिए बेस्ट सूटेबल कौन सा है। तो मैं कस्टमर्स को ये एडवाइस करूँगा कि बैंक या एचएफसी आप फाइनल करने से पहले कि आप किससे लोन लें, उससे पहले एक थोड़ा सा बेसिक होमवर्क अगर आप कर लेंगे तो उससे आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी कि आपके लिए बेस्ट सूटेबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन सा है। ये जो पॉइंट्स मैं आपको फैक्टर्स बता रहा हूँ बहुत सिंपल हैं और इसके ऊपर थोड़ा सा भी अगर आप किसी से पूछेंगे, बैंक से या किसी फाइनेंशियल कंसल्टेंट से, तो वो आपको गाइड जरूर करेगा। मतलब ये सारे पॉइंट्स आपके लिए बहुत काम के होने वाले हैं, क्योंकि जब आप ये बैंक लैंडर जो भी आपका है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जब आप उससे पूछते हैं तो वो भी ये समझ जाएगा कि आप एक सजग बायर हैं, क्योंकि सजग बायर को सारी चीज़ें पता होती हैं। अब वो टाइम नहीं होगा कि हमारे लिसनर्स को वो चीज़ें नहीं पता होंगी, उनको बिल्कुल पता होंगी कि क्या क्या लोन लेने से पहले हमें चेक करना है। प्लीज़ जगपाल जी। हाँ प्रदीप जी, थैंक यू। तो जैसे कि प्रदीप जी ने बताया, सबसे पहले मैं कहूँगा कि आप जो प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं उस प्रॉपर्टी के ऊपर बहुत से बैंक्स पहले से ही अप्रूव्ड प्रोजेक्ट फंडिंग करके रखते हैं, यानी कि वो प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी अप्रूव्ड होते हैं। तो आप बैंकर से चेक कर सकते हो कि क्या ये प्रोजेक्ट आपके बैंक से अप्रूव्ड है या नहीं। तो एक तो ये आपको डिसीजन जो उनसे बैंक फाइनेंस करें उन्हीं के साथ जाने का एक डिसीजन यहीं पे हो जाएगा। और दूसरा, उसमें आपको प्रॉपर्टी जो आप खरीद रहे हो उसकी क्रेडिबिलिटी का भी पता चलेगा। उसमें आपको बिल्डर की क्रेडिबिलिटी भी पता चलती है कि कौन से बिल्डर को कितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फाइनेंस कर रहे हैं। जनरली जैसा कि सामने आता है जगपाल जी, आप थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि एपीएफ नंबर अगर प्रोजेक्ट अप्रूव्ड हो जाता है तो उसका बैंकिंग जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो डेवलपर को प्रोजेक्ट अप्रूव करने के बाद, जैसे डेवलपर का प्रोजेक्ट है, हम बात कर रहे हैं जैसे प्लॉटेड कॉलोनी है, चाहे वो कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है या ग्रुप हाउसिंग है, तो उसमें बैंक एक एपीएफ अप्रूव्ड प्रोजेक्ट का जो नंबर होता है, फोलियो नंबर, वो आपको एक प्रोवाइड करता है कि मेरा बैंक आपके प्रोजेक्ट को अप्रूव कर चुका है। अगर कोई होम बायर उसको जब प्रॉपर्टी लेने के लिए आगे बढ़ता है तो डेवलपर से वो उस चीज़ की डिमांड भी कर सकता है कि आप बताइए कौन कौन से बैंक से अप्रूव्ड है, क्योंकि कई बार डेवलपर बोलता है कि अप्रूव्ड है लेकिन एक्चुअल में उसका अप्रूव नहीं होता। तो इससे भी हमारे जो होम बायर्स
जो इस टाइम हमारे वीडियो देख रहे हैं वो समझ पाएंगे कि आखिर ये प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है या नहीं। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा प्रदीप जी आपने। बेसिकली बैंक क्या करते हैं, प्रोजेक्ट अप्रूवल का भी एक अपना प्रोसेस है। वो बिल्डर से सारे डॉक्यूमेंटेशन इंक्लूडिंग द लाइसेंस, द बिल्डिंग प्लान्स, द टाइटल डॉक्यूमेंट्स और भी अदर टेक्निकल जितने भी पैरामीटर्स हैं उन सबको वो पहले ही एसेस करके रखते हैं। क्योंकि बिल्डर जब प्रोजेक्ट बेचता है तो उसमें मल्टीपल यूनिट होती हैं, मल्टीपल बायर्स होते हैं, तो वो पहले से ही बैंक्स उसको एसेस करके रखते हैं और उसके बाद उसको एक अप्रूव्ड प्रोजेक्ट फंडिंग बोल के उनको बेसिकली प्रोजेक्ट को एक नंबर दिया जाता है, जैसे APF नंबर बोलते हैं। तो ये APF नंबर जो है बिल्डर के पास एक लेटर के थ्रू कम्युनिकेट किया जाता है। उसमें लिखा जाता है कि ये प्रोजेक्ट हमारे यहाँ से इस अप्रूव्ड है और इस टाइप की फंडिंग के लिए अप्रूव्ड है। फंडिंग भी दो किस्म की होती हैं, एक होती है कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान, एक होता है डाउन पेमेंट। तो डाउन पेमेंट में बहुत से बिल्डर्स को बैंक्स इमीडिएटली रिलीज़ नहीं करते हैं। उनका ये मानना होता है कि एक बार ट्रैक रिकॉर्ड इस्टेब्लिश हो जाए तो उसी के बाद ही वो उन बिल्डर्स को डाउन पेमेंट करते हैं, अदरवाइज़ वो कंस्ट्रक्शन लिंक्ड पेमेंट प्लान पे ही जाना चाहेंगे। ऑल्दो कंस्ट्रक्शन लिंक्ड पेमेंट प्लान कस्टमर के लिए मैं कहूँगा थोड़ा सा ज़्यादा फ़ायदेमंद है क्योंकि उसमें रिस्क कम होता है। तो एक तो ये पॉइंट हुआ कि आप ये मतलब मैं ये समझता हूँ कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान के अंदर आपकी जो फंडिंग है, देखिए आपके प्रोफाइल पे लोन तो हो गया, लेकिन जो फंडिंग बैंक डेवलपर को दे रहा है वो एज पर जो माइलस्टोन कंस्ट्रक्शन की है उस हिसाब से दे रहा है। तो माइलस्टोन अगर डेवलपर की अचीव हो रही है तो बैंक से डिसबर्समेंट आ रही है। देखिए पैसा आपका जा रहा है, लेकिन जब वो डिसबर्समेंट हो रही है उसके बाद से ही आप पे इंटरेस्ट लग रहा है, तो ये आपके लिए फायदे का सौदा है कि बैंक उस चीज को भी मॉनिटर कर रहा है कि ये डिसबर्समेंट एज पर कंस्ट्रक्शन स्टेज जो माइलस्टोन कमिटेड है डेवलपर का बैंक को या आपको, उस हिसाब से वो हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे कि हमने बताया कि प्रॉपर्टी अप्रूव्ड प्री अप्रूव्ड हो सकती है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें देखनी आती है कि हम अभी सिर्फ प्रॉपर्टी के ऊपर ही बात कर रहे हैं कि कई बार बिल्डर भी अपनी प्रॉपर्टी पर कंस्ट्रक्शन लोन लेते हैं जो कि शॉर्ट टर्म लोन होते हैं 3 साल के लिए जनरली। तो वो ऑलरेडी प्रोजेक्ट मॉर्टगेज हो सकता है किसी बैंक के पास। तो कस्टमर्स इस बारे में भी पता करें कौन से बैंक के पास मॉर्टगेज है, और आप उसके लिए भी जब कस्टमर अपना लोन लेके पैसा पे करता है तो उस लैंडिंग इंस्टीट्यूशन से जिसके यहाँ मॉर्टगेज है उससे NOC लेना पड़ता है। तो इस NOC के ऊपर भी अगर अवेयर रहेगा कस्टमर तो डबल फाइनेंसिंग अवॉइड कर सकते हैं। कई बार ये भी देखने को आया है जगपाल जी कि सिर्फ एक बैंक लोन कर रहा होता है। हाँ। एक बैंक लोन कर रहा है मतलब कंस्ट्रक्शन लोन उसी बैंक से लिया हुआ है। हाँ। वो बैंक दूसरे बैंक को एंट्री का अलाउ नहीं कर रहा है। हाँ, इसीलिए भी वहां पे एक ही बैंक लोन कर रहा होता है। मतलब मल्टीपल बैंक अगर लोन कर रहे हैं तो इसका मतलब कंस्ट्रक्शन लोन में ऑब्जेक्शन दूसरे बैंक को नहीं है, दूसरे लेंडर को एंटर होने में नहीं है, और जिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने आपको डेवलपर को कंस्ट्रक्शन लोन दिया है वो भी उस चीज़ के लिए कंफर्टेबल है। तो एज अ बायर ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर साबित होता है। एग्जैक्टली ये इन्फॉर्मेशन बायर के पास रहनी चाहिए। उसके बाद हम आते हैं कि और क्या अदर फैक्टर्स हैं जिसके आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए बेस्ट सूटेबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन सा हो सकता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में तो आप सबको पता ही है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो कोई 8%, कोई 9%, कोई 8.5%, ये तो आप इजीली कंपेयर कर सकते हो। इसके ऊपर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो हम अब डिस्कस करेंगे जो आपको डिसाइड करेगा वो है लोन टू वैल्यू, यानी कि आप एक प्रॉपर्टी के ऊपर कितना लोन ले सकते हैं, कितना परसेंटेज ऑफ लोन ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है और आपको रिक्वायरमेंट 90 लाख की है तो आपको 10 लाख रुपीज़ और कंट्रीब्यूशन हो गया, आपको 90% फंडिंग चाहिए। लेकिन बैंक्स में आजकल जो परसेंटेज ऑफ फंडिंग है वो डिफाइंड है और वो 75% से लेके 80% तक दे रहे हैं, और बहुत ज़्यादा छोटे लोन्स में तो 90 होता है, बट 1 करोड़ के आसपास के लोन्स में 75% है, 1 करोड़ से ऊपर भी 75% है। तो यानी कि आपका जो मार्जिन मनी है वो हो गया 25%। तो 25% मार्जिन मनी आप मीट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये आपको थोड़ा सा पहले से अगर आइडिया होगा तो आप अपने लैंडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ये डिस्कस कर सकते हैं कि आप मार्जिन मनी के लिए कुछ पैसा आपके पास कम है, आपकी परसेंटेज 5% या 7% या 8% आप बढ़वाना चाहें तो वो फ्लेक्सिबिलिटी आपको अपने बैंक के साथ चेक कर लेनी चाहिए। प्रॉपर्टी फाइनल करने के बाद आपको उसमें कोई इश्यूज़ नहीं आएंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी देख रहे हैं
तो अप्रॉक्सीमेटली 50 to 60% के आसपास ज़्यादातर बैंक लोन देते हैं। तो ये चीज़ कमर्शियल में जो मार्जिन मनी है, जो आपकी सेल्फ फंडिंग है, जिसे टेक्निकल टर्म में मार्जिन मनी कहते हैं, ये डिफर कर सकती है। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में 20 से 25% के आसपास आपको मार्जिन मनी देनी है, मतलब सेल्फ फंडिंग करनी है, और कमर्शियल में ये परसेंटेज बढ़ के ऑलमोस्ट 40% के आसपास या 40 to 50% के आसपास हो जाती है, क्योंकि बैंक बहुत ज़्यादा कमर्शियल प्रॉपर्टी के ऊपर लोन देने में कंफर्टेबल नहीं होता जब तक वो उसे सिक्योर स्टेज में नहीं समझ लेता। और सिक्योर स्टेज में समझने के लिए बैंक तभी आपको लोन देने वाला है जब उसे पता है कि आपके पास इतनी इनकम है कि अप्रॉक्सीमेटली 50% आप एक्सपेंस भी करेंगे अपनी इनकम का, तो भी बैलेंस पेमेंट की आप EMI भर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी 1 लाख रुपीज़ पर मंथ की सैलरी है और 80,000 रुपीज़ आप EMI भरने वाले हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बैंक आपको 50 to 60% ही आपकी इनकम की EMI भरने के लिए एलिजिबल समझता है। उसी हिसाब से कितना आपको लोन मिलने वाला है वो डिसाइड करता है। और इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको प्रॉपर्टी पर कितना लोन मिल सकता है, इसमें भी दो चीज़ें होती हैं। एक, आप जब बिल्डर से प्रॉपर्टी खरीदते हैं यानी कि डायरेक्ट फ्रॉम द बिल्डर, तो उसकी परसेंटेज हमने बताया 75 to 80 बैंक्स कंफर्टेबल रहते हैं। लेकिन अगर आप वही प्रॉपर्टी रीसेल में ख़रीद रहे हैं, यानी कि जो ऑलरेडी बिल्डिंग बन चुकी है और कोई कस्टमर उसको खरीद चुका है और अब बेच रहा है, यानी कि आप उसके रीसेल बायर हैं, सेकेंडरी मार्केट से खरीद रहे हैं, तो वहाँ पर आपको लोन कितना मिल पाएगा वो आपको बड़ा हेल्प करता है ये डिसाइड करने में कि मैं ये प्रॉपर्टी खरीद सकता हूँ या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप 2 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो और उसके अंदर कंपोनेंट्स भी मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट में 2 कंपोनेंट्स आ जाते हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि मान लीजिए कि आप का जो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट है उसके अंदर वो लेट्स से 1 करोड़ 50 लाख रुपीज़ है, तो बैंक आपको जो फाइनेंस देगा वो 1 करोड़ 50 लाख को मान के ही देगा। तो यानी कि आपका लोन टू वैल्यू जो है वो 150 के हिसाब से 75% और 150 का करता है, तो वो हो सकता है आपके लिए थोड़ा शॉर्ट हो जाए। तो इस केसेस में कुछ बैंक्स मार्केट वैल्यू को असेस करते हैं और अपनी फंडिंग का परसेंटेज 75 से वो 100 तक भी चले जाते हैं, 110%, 120% तक दे जाते हैं। और कुछ बैंक आपको अलग से होम फर्निशिंग के तौर पर 150% तक भी जाते हैं। यानी कि ये एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है जब रीसेल प्रॉपर्टीज़ में आपको पता होना चाहिए मुझे कितना लोन चाहिए, मेरी रजिस्टर्ड वैल्यू कितनी है और मेरे पास कितना पैसा है। मुझे एडिशनल फाइनेंस रजिस्ट्री के ऊपर अगर चाहिएगा तो वो मेरा बैंक देने को तैयार है या नहीं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जब भी आप बैंक अपना डिसाइड कर रहे हों, उनके साथ ये चेक कर लें, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि होम बायर्स रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेक करते हैं, बाकी फैक्टर्स को भूल जाते हैं। मैं कहूँगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को तो आप ज़रूर चेक करिए ही, बट आपको लोन एलिजिबिलिटी, जैसे कि लोन टू वैल्यू आपको कितना मिल रहा है, आपकी प्रॉपर्टी अप्रूव्ड है या नहीं, ये चीज़ें भी देखनी ज़रूरी हैं। तो हमने 2 फैक्टर्स कवर करे। नंबर 1, किस टाइप की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, आप बिल्डर से खरीद रहे हैं या रीसेल में खरीद रहे हैं और क्या क्या पैरामीटर्स उसके हैं। दूसरा, हमने डिस्कस किया कि आपको लोन टू वैल्यू कितना मिल सकता है, तो लोन टू वैल्यू में रीसेल में खास करके ध्यान रखें। अब तीसरा फैक्टर जिसकी हम बात कर सकते हैं वो है कि आपके बैंक्स जब आपको लोन सैंक्शन करते हैं तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फ़ीस चार्ज करते हैं, उसको प्रोसेसिंग फ़ीस बोलते हैं, कुछ बैंक उसको एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस कहते हैं, कुछ बैंक उसको लॉयर फ़ी एंड टेक्निकल फ़ी बोलते हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा फ़र्क बैंक्स में है, तो ये भी आप चेक कर लें। कोई बैंक आपसे 6,000 रुपीज़ ले सकता है, कोई बैंक आपसे 3,000 रुपीज़ ले सकता है, और कुछ बैंक्स ख़ास करके सेल्फ एम्प्लॉयड के केसेस में बिजनेसमैन जब लोन लेते हैं तो थोड़ा सा प्रोसेसिंग फ़ीस का कंपोनेंट बढ़ जाता है, तो वो परसेंटेज में करते हैं उसको 0.25% तक भी लेते हैं। तो ये एक स्मॉल फैक्टर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस प्रोसेसिंग फ़ी तो आप चेक करेंगे ही। 2 अदर पैरामीटर्स मैंने आपको बताए, प्रॉपर्टी प्लस LTV। अब हम 5th पैरामीटर की बात करते हैं, यानी कि इनकम एलिजिबिलिटी, आपको लोन मिल कितना सकता है। अभी हमने जो डिस्कस किया था वो किया था प्रॉपर्टी के हिसाब से परसेंटेज का, लेकिन आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी कितनी है ये डिसाइड करेगी आपको कितना लोन मिल सकता है। आपने प्रॉपर्टी 2 करोड़ की ली, आपके लोन की रिक्वायरमेंट है 1 करोड़ 50 लाख,
तो 1,50,00,000 का अप्रॉक्सीमेटली EMI अगर आप पकड़ेंगे तो वो 1,20,000 है। तो पर मंथ आप 1,20,000 रीपे कर सकते बैंक को, ये बैंक असेस करता है थ्रू योर इनकम। तो सोर्सेज ऑफ इनकम कैन बी सैलरी, इट कुड बी ये आपका बिजनेस रिटर्न हो सकता है, तो वो चेक करते हैं बैंक। तो उसमें भी कुछ बैंक्स फ्लेक्सिबल होते हैं कि वो ज़्यादा इनकम, यानी कि फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी 2 लाख रुपीज़ है, तो बैंक्स ये मान के चलते हैं कि आप 40 to 45% ऑफ द इनकम सरप्लस टुवर्ड्स द EMI दे सकते हैं, रेस्ट आपको अपने डेली एक्सपेंसेस के लिए, फैमिली एक्सपेंसेस के लिए चाहिएगा। लेकिन यहाँ पर भी कुछ बैंक्स फ्लेक्सिबल होते हैं, वो कुछ बैंक्स आपका 50% कंसिडर कर लेते हैं और कुछ 55 और 60 तक भी चले जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के सेक्टर में काम करते हैं, उस सेक्टर की प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ ग्रोथ क्या हैं, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, आप प्रोफेशनल हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या आप IT प्रोफेशनल हैं, आपके करियर में ग्रोथ कितनी फास्ट होने वाली है, आपकी कंपनी जो है वो किस टाइप की कंपनी है, लार्ज स्केल कंपनी है, मीडियम स्केल कंपनी है, MNC है। तो इस टाइप के प्रॉस्पेक्ट्स को जो है क्रेडिट मैनेजर्स बैंक में एसेस करते हैं। तो ये पार्ट भी जो है आपको थोड़ा सा चेक कर लेना चाहिए कि हमारी इनकम एलिजिबिलिटी हायर कहाँ पर है, क्या हमारा लोन रिक्वायरमेंट हो रहा है, इसको भी चेक करें। तो ये 5-6 फैक्टर्स हैं जब आपको चेक कर लेना चाहिए। इसके अलावा बैंक्स आपका क्रेडिट वर्दीनेस कैसे चेक करते हैं, प्रदीप जी थोड़ा आप बताएं, सिबिल के ऊपर बताएं। देखिए, सिबिल जो है इसका फुल फॉर्म क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड है। ये एक अकेली संस्था नहीं है, RBI द्वारा 4 ऐसी संस्था है जिनको ये अप्रूव किया गया है कि आप किसी भी एलिजिबल कैंडिडेट का, एलिजिबल एप्लीकेंट का आप चेक करें कि उसका क्रेडिट उसे कितना मिलना चाहिए। क्रेडिट स्कोर मतलब आपने अब तक कैसे कैसे रीपे लोन किया है, उसकी क्रेडिट हिस्ट्री को मेंटेन किया जाता है। फॉर एग्जांपल, आपने क्रेडिट कार्ड लिया और उसकी टाइमली पेमेंट्स नहीं की, मतलब आपकी क्रेडिट हिस्ट्री खराब हो गई। आपने होम लोन लिया, उसको टाइमली पे नहीं किया, पे किया बाद में सेटलमेंट करके पे किया, मतलब आपकी क्रेडिट हिस्ट्री यहाँ खराब हो रही है। तो वो सिबिल के अंदर उसका रिकॉर्ड आ जाता है, मतलब आपकी क्रेडिट रिपोर्ट जो तैयार होती रहती है, बैकएंड में वो टीम काम करती रहती है। जैसे मैंने बताया, RBI ने 4 ऐसी संस्था बनाई है जिसमें एक सिबिल है, एक एक्सपीरियन है, एक CRIF है और एक इक्यूफैक्स है। ये 4 ऐसी संस्थाएं हैं जो आपके को ट्रैक करती है। तो आप भी अपना स्कोर समझ सकते हैं कि आपका क्रेडिट स्कोर क्या है। थोड़ा कम शब्दों में समझाता हूं, अगर आपका 800 से ऊपर स्कोर है तो बहुत अच्छा बैंक की नज़र में है, बैंक आपको तुरंत लोन देने के लिए ईगर होगा। यही अगर 700 से 800 के बीच में है तो वो एवरेज देखता है, गुड है, उसे लगता है कि हाँ मुझे ले लेना चाहिए, मतलब इनको लोन देना चाहिए। लेकिन अगर आपका 700 से नीचे है, बैंक उसको बिलो एवरेज कैटेगरी में लेता है। लेकिन हाँ, 600 से 700 के बीच में भी बैंक लोन देता है। लेकिन अगर बिलो 600 है तो बैंक बहुत ज़्यादा आपको लोन देने में कंफर्टेबल नहीं है। उसको ये लगता है कि आप शायद उसको रीपे नहीं कर पाएंगे, और बैंक जब आपको दे रहा है तो उसको अपनी रीपेइंग भी चाहिए, उसको चाहिए कि मेरा पैसा वापस भी आए, क्योंकि वो सिर्फ उस पर इंटरेस्ट अर्न कर रहा है। आपको पैसा ज़रूर दे रहा है लेकिन पैसा उसको वापस रीपे हो, बैंक का ये भी एक क्राइटेरिया होता है। तो क्या क्या बेनिफिट्स हैं जिससे आपको सिबिल स्कोर पता करने के बाद क्या क्या ऐसे बेनिफिट्स हैं जो आपको पता लगते हैं। वो पहला है कि उससे आपको हायर चांसेस ऑफ अप्रूवल होता है। अगर अच्छा सिबिल है तो आपके चांसेस लोन अप्रूवल के बहुत बढ़ जाने वाले हैं, और लोन इंटरेस्ट रेट भी आपको सस्ता पड़ता है। अगर 800 से ऊपर का सिबिल स्कोर है तो बैंक आपको कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोन देने वाले हैं। और आप प्री अप्रूव्ड लोन जो होते हैं उसमें भी आपको, जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि बैंक से फोन आता है कि आपका 10 लाख 20 लाख का प्री अप्रूव्ड लोन पड़ा हुआ है, आप कार लोन ले लीजिए, कोई भी ऐसा लोन ले लीजिए। उसमें भी अगर सिबिल स्कोर आपका अच्छा है तो बैंक ईगर होते हैं आपको इमीडिएटली लोन डिसबर्स करने में। आपकी प्रोसेसिंग जो टाइम है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। ज़्यादा लोन के साथ साथ वो आपको ज़्यादा टेन्योर के लिए भी लोन देने में कंफर्टेबल होता है, क्योंकि जहाँ बैंक बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होता वहाँ 5 से 10 साल का लोन देता है। अगर वो ज़्यादा कंफर्टेबल है तो वो इवन 20 से लेकर 25 साल तक के भी लोन टेन्योर को वो एक्सेप्ट कर लेता है। वो बात और है कि यहाँ एज फैक्टर भी काउंट करता है कि आप किस एज ब्रैकेट में हैं और किस
एज ब्रैकेट तक आप काम कर सकते हैं। जनरली देखा जाता है 60 साल के बाद बैंक बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होता, क्योंकि उसे लगता है कि अब एक रिटायरमेंट वाली एज आ गई है, बहुत ज़्यादा इनकम नहीं होने वाली है, अगर मैं लोन दूंगा तो ये रीपे बहुत ज़्यादा अब नहीं हो पाएगा। जैसे कि प्रदीप जी ने बताया, सिबिल आपको हेल्प करता है, अच्छा सिबिल आपको हेल्प करता है अच्छे इंटरेस्ट रेट बैंक से लेने में और फास्टर प्रोसेसिंग बैंक से लोन्स वगैरह में। तो सिबिल बेसिकली मैं आपको थोड़ा गाइड करूंगा कि सिबिल बेसिकली इस्टेब्लिश कहाँ से होता है। सिबिल बेसिकली जो हम लोग बैंक, जितने भी हमारी बैंकिंग रिलेशनशिप्स हैं, चाहे हमने कार लोन लिया हो, हमने पास्ट में कोई पर्सनल लोन लिया हो, या हम क्रेडिट कार्ड भी यूज़ करते हैं, इन सब का डेटा जो है ये बैंक्स शेयर करते हैं सिबिल एजेंसीज़ को। जैसे कि प्रदीप जी ने बताया 4 एजेंसीज़ हैं जिसमें से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिबिल माना जाता है। तो उसके पास एक हिस्ट्री होती है क्लाइंट की कि कितने समय में उसने कब कब डिफ़ॉल्ट किया या नहीं किया। तो उस डेटाबेस से, वो डेटाबेस सभी बैंक्स को अवेलेबल होता है। तो क्रेडिट वर्दीनेस आपकी जो है वो बैंक अगर अच्छी देख पाता है सिबिल स्कोर में, तो वो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी बेनिफिट देता है, क्योंकि हर बैंक को क्लाइंट वो चाहिए जो रीपे टाइमली करे। तो ये आपका इस तरीके से सिबिल आपको हेल्प करता है। अब आपने एक बार इस्टेब्लिश कर लिया कि ये मेरे को बैंक सूटेबल है, उसमें भी आपके पास 2-3 बैंक्स की चॉइस निकल के आएगी, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ी भी सेम हो सकती है। तब भी आप सोचते हैं कि ये 3-4 बैंक जो मेरे को सेम ऑफ़र दे रहे हैं, इनमें से मैं कौन सा चूज़ करूँ। तो मैं कहूँगा कि वो बेसिकली आप इस तरीके से देखें कि कौन सा बैंक आपके क्लोज विसिनिटी में है। दूसरा, आप ये देख सकते हैं कि आपकी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप कौन से बैंक के साथ है। फॉर एग्जांपल आपकी बैंकिंग हो सकती है, सैलरी अकाउंट हो सकता है, या आप किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप उनमें से कोई एक बैंक चूज़ कर सकते हैं, एक बार आप अदर पैरामीटर्स को फाइनल कर लें। अनऑथराइज्ड कॉलोनी में अगर आपकी प्रॉपर्टी है तो वहाँ हर बैंक कंफर्टेबल नहीं होता। बैंक आपको अप्रूव्ड एरिया में ही लोन देने वाला है। अनऑथराइज्ड में बहुत कम ऐसे लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपको देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं देते। तो आप थोड़ा सा यहाँ पर होमवर्क करेंगे तो अनऑथराइज्ड एरिया में भी आपको फंडिंग मिल सकती है, लेकिन सब्जेक्ट टू आपकी एलिजिबिलिटी, क्या एलिजिबिलिटी आपकी फुलफिल होती है, प्रॉपर्टी कैसी है, बैंक उसमें रिस्क क्या क्या है, ये सब चीज़ें देखने वाला है। मतलब बैंक अगर पैसा आपको दे रहा है तो उसको रीपेइंग से रिलेटेड सारी चीज़ें एश्योर पहले कर लेनी होती है। उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा, क्योंकि होम लोन की बहुत सारी कमेंट्स में हमें पूछा गया कि हम अपना लेंडर कैसे फाइनल करें। उसको लेके आज हमने आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर की हैं। और अगर आपको प्रोग्राम पसंद आया तभी आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब और कमेंट्स करके बताइएगा। कमेंट करके आप ये बताइएगा कि आपको और किस टाइप के ऐसे प्रोग्राम सुनना पसंद करेंगे जिसमें आपको जानकारी और चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारे मैक्सिमम लिसनर्स को सही और सटीक जानकारी मिले। नमस्कार।